अरे यार, ये फट क्यों रहा है? मैं कितना बदकिस्मत हूँ। राज ने तुरंत ही अपने मन में सोचा और कवच तिलिस्म एक्टिवेट कर लिया। उसे इस वक्त काफी दुख महसूस हो रहा था। यह उसका आखिरी कवच तिलिस्म था। इसके इस्तेमाल के बाद अब शायद राज को इस तरह की जिंदगी बचाने वाले खजाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता था। कवच तिलिस्म एक्टिवेट होते ही एक बैरियर ने राज के पूरे शरीर को ढक लिया। उल्कापिंड के अंदर से एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे बहुत ही तेज आग की लपटें निकली, जिन्होंने राज को पूरी तरह से ढक लिया। उल्कापिंड छोटे छोटे टुकड़े में टूट गया और राज की तरफ गोलियों की तरह बढ़ने लगा। राज के कवच तिलिस्म पर उल्कापिंड के टुकड़ों की बौछार होने लगी और उसका कवच तिलिस्म लगातार हिलता रहा। राज की सूरत थोड़ी बदल चुकी थी। राज ने अपने पैरों में हिम्मत डालकर एक तरफ छलांग लगा दी। राज का कवच तिलिस्म तीसरे लेवल तक के सभी हमले झेल सकता था, लेकिन इस तरह के लगातार हमले को झेलने में थोड़ी दिक्कत पैदा हो सकती थी। दूसरे तरह से देखा जाए तो उल्कापिंड के टुकड़ों की लगातार बारिश तीसरे लेवल के हमले तक पहुंच चुकी थी। राज की जान हलक में आ चुकी थी। उसकी किस्मत इस मामले में अच्छी थी कि उल्कापिंड पहाड़ की ढलान पर फटा था। अगर वो उसके घर के आसपास फटता तो शायद उसका घर तहस नहस हो जाता और उसके पापा उस पर बहुत गुस्सा होते। उल्कापिंड से लगातार आग की लपटें निकलती रहीं। आग के कुछ हिस्से ट्रक की तरफ भी उड़कर जाने लगे। इन सब के कारण वसीम का मजबूती वाला जादू अब खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। धीरे धीरे उल्कापिंड की आग ने ट्रक को ढक लिया और आग ट्रक के अंदर रखे फ्यूल तक पहुंच गई। जो ट्रक 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता था और जिस ट्रक ने ऐसी ऐसी चीजें देखी थी जो आम ट्रक को कभी नसीब नहीं हो सकती थी, उसमें विस्फोट हो गया। हालांकि ट्रक ने अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया था, लेकिन इस आखिरी मौके तक भी ट्रक ने अपनी आखिरी दम तक लड़ाई की। लेकिन जब उसका दम टूटा तो भी ट्रक ने पूरी दम से आग फैलाई। एक के बाद एक लगातार विस्फोट हुए। कितना इतना धूम धड़ाका जरूरी था? राज मन ही मन मुस्कुराया। इसके बाद राज ने लंबी चाल चलकर उल्कापिंड और ट्रक के विस्फोट से कवच तिलिस्म की मदद से खुद को बचाया। काफी देर बाद विस्फोट खत्म हुआ। राज ने अपने कवच तिलिस्म को देखा। उसका बस कुछ ही हिस्सा बाकी बचा था। ये काफी भयानक था। अगर मेरे पास ये कवच तिलिस्म न होता तो भले ही मेरी जान न जाती, लेकिन मुझे काफी ज्यादा चोट लग सकती थी, राज ने मनी मन सोचा। जब राज को पूरा यकीन हो गया कि विस्फोट अब बंद हो चुका है, तो राज कूदकर उस जगह पर वापस चला गया। उल्कापिंड वाली जगह पर एक गहरा गड्ढा हो गया था। ट्रक की हालत अब पहचानने लायक नहीं बची थी। अब बस लोहे का जला हुआ काला हिस्सा ही बाकी था। वसीम ने कागज के जिन टुकड़ों पर जादू किया था, अब वो नॉर्मल कागज बन गए थे और आग के साथ जल चुके थे। लगता है मुझे सीनियर भाई लश्कर को परेशान नहीं करना पड़ेगा। विस्फोट के बाद ट्रक बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब बस किसी को यहाँ बुलाकर इस भंगार की डील करनी होगी। राज सोचते सोचते उल्कापिंड के गड्ढे के पास गया। अचानक ये उल्कापिंड आखिर फटा क्यों? भले ही सीनियर वसीम और बादल की तलवारों का असर इस पर हुआ था, लेकिन इससे उल्कापिंड फटना तो नहीं चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तलवारों के हमले के कारण उल्कापिंड के अंदर मौजूद कोई चीज एक्टिवेट हो गई हो? राज ने उल्कापिंड के गड्ढे को ध्यान से देखते हुए सोचा। तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। जैसा मैंने सोचा था, यहाँ कुछ है। राज ने हल्की सी छलांग लगाई और गड्ढे के अंदर पहुंच गया। इसके बाद उसने उंगली बढ़ाकर एक पत्थर को छुआ। राज की उंगली में ठंडेपन की एक लहर दौड़ गई। उल्कापिंड के विस्फोट ने इस पत्थर को जरा भी गर्म नहीं किया था। अगर मुझे ठीक ठीक सब याद है तो जब जादूगर बादल से उल्कापिंड टकराया था तो उसमें आग लगी थी, लेकिन नीचे गिरते ही जब मैंने उल्कापिंड उठाया था तो वो एकदम ठंडा था। शायद इस पत्थर के कारण ही ये सब हुआ होगा। राज ने मनी मन सोचा। राज को पूरा यकीन था कि ये पत्थर कोई कीमती जादुई खजाना था। शायद ये वो जागरण पत्थर था जिसके बारे में वसीम बात कर रहा था। ठीक इसी समय विस्फोट से करीब 1000 मीटर दूर एक दुबली पतली परछाई दिखाई दी, जो विस्फोट वाली जगह की तरफ देख रही थी। उस औरत के हरे बाल थे और वो 2 चोटियां बनाई थी। इसके अलावा उसने हरे रंग के कपड़े पहने थे। उसका नाम प्याली था।
वो पिछले कई सालों से जादूगरी कर रही थी, लेकिन जादूगरी के इतने सालों की चर्चा प्याली से करने पर उसका मुंह उतर जाता था। हालांकि अब उसे जादूगरी की आदत लग चुकी थी। अब उसे अकेले रहना पसंद आने लगा था और वो पहाड़ों में बेफिक्र होकर रहती थी। तब उसे दुनिया के सभी राक्षसों को एक साथ लाने वाले एक संगठन ने ढूंढा। इसके बाद उसे जिंदगी में बचाव के 200 तरीके भी सिखाए। इन तरीकों में चोरी की दिव्य टेक्निक, टीम बनाकर इंसानी जादूगर से लूटपाट, इंसानी जादूगरों को न हरा पाने की स्थिति में हार मानने के 500 तरीके और कामुकता टेक्निक भी सिखाई गई। इसके अलावा एक मर्द राक्षस की पत्नी बनना, 13 लड़ाकू तरीके, दिल जीतने की कला जैसी और भी चीजें सिखाई गई। ऐसे ही अजीब ढंग और तरीकों के बारे में सोचकर प्याली का मुंह उतर जाता था, क्योंकि उसे शुरू में लगा था कि ये कलाएं बहुत काम आने वाली हैं और उसने मन लगाकर इन्हें सीख लिया था। लेकिन ये कलाएं बिल्कुल ही बेबुनियाद थी। एक दिन जब प्याली को एहसास हुआ कि अब वो पहाड़ों के नीचे आ सकती है और इंसानी जादूगरों पर अपना हुनर आजमा सकती है, तब उसने नीचे आने का मन बनाया। कई सालों पहले भारत में जादूगरी की दुनिया थोड़ी अजीब थी। ज्यादातर इंसानी जादूगर छुप कर रहा करते थे और उन्हें ढूंढने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन उसके बाद से इंसानी जादूगरों की दुनिया बहुत हद तक बदल गई। हालांकि प्याली ने हार नहीं मानी और वो लगातार इंसानी जादूगरों को ढूंढती रही। आखिरकार उसके संयम का फल उसे मिल ही गया। एक दिन उसे एक बुद्ध इंसानी जादूगर मिला। वो एक बुद्ध सन्यासी था और उसका नाम लालटू था। उसकी बड़ी बड़ी भौहें थी और उसका सिर गंजा था। दुबला पतला होने के बाद भी उसका सीना तगड़ा था। इतने समय बाद एक इंसानी जादूगर मिलने के कारण प्याली को बहुत खुशी हुई थी। इसी कारण उसने आज तक जो भी सीखा था उसे आजमाने का प्याली को अच्छा मौका मिल गया था। प्याली ने सबसे पहले चोरी की दिव्य टेक्निक इस्तेमाल की। उसे इसमें कामयाबी हासिल हुई। उसने लालटू से दहाड़ते शेर की टेक्निक चुरा ली। इस हमले के बाद लालटू ने भी जवाबी कार्रवाई की और अपनी बुद्ध कला का नमूना पेश किया। प्याली ने कभी इन कलाओं के बारे में नहीं सुना था, लेकिन ये ताकत बेमिसाल थी। प्याली बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए उसने टीम बनाकर इंसानी लूटपाट टेक्निक को आजमाया। हालांकि ये टेक्निक नाकामयाब हुई क्योंकि उसके पास कोई साथी नहीं था। प्याली और भी ज्यादा डर गई, इसलिए उसने इंसानी जादूगरों के आगे हार मानने के 500 तरीके की टेक्निक को आजमाया। यह तरीका 50% काम कर गया। 100% इसलिए नहीं क्योंकि लालटू ने प्याली का आत्मसमर्पण स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन उसे पकड़कर वो बुद्ध मंदिर में ले गया था ताकि उसे कई 100 सालों तक कैद कर पाए। कई 100 साल प्याली के लिए बहुत बड़ी कैद थी। ऐसे में उसकी पूरी जादूगरी धरी की धरी रह सकती थी। उसकी जिंदगी का मजा गायब हो सकता था और ये प्याली को हरगिज स्वीकार नहीं था। इसलिए प्याली ने कामुकता टेक्निक का सहारा लेना बेहतर समझा और ये तरीका उसकी उम्मीद से बाहर कामयाब भी हो गया। लेकिन ये कितना कामयाब हुआ? प्याली आज भी उस तरीके की कामयाबी के बारे में कुछ साफ नहीं कह सकती थी। कम शब्दों में कहे तो उसके बाद प्याली और लालटू आदिवासियों की तरह जिंदगी बिताने लगे। उस तरीके के इस्तेमाल के बाद प्याली हैरान रह गई। उसे लगा कि उससे कोई बड़ी गलती हो गई थी क्योंकि उसका असर कुछ अलग ढंग से हो रहा था। मेरे साथ अभी चलो, लालटू ने जवाब में बस यही कहा था। इसके बाद प्याली मंदिर चली गई और एक जगह पर उसे सीमित कर दिया गया। इसके बाद उसने कभी भी लालटू को नहीं देखा। एक छोटी कैद के अलावा प्याली को उस जगह पर कोई परेशानी या तकलीफ नहीं हुई। समय समय पर कुछ बुद्ध सन्यासी आकर उसे खाने पीने की चीजें दे देते थे। इसके अलावा एक बूढ़ा बुद्ध सन्यासी उसे बुद्ध टेक्निक भी सिखाया करता था और जादूगरी दुनिया की कुछ जरूरी बातें बताया करता था। ये सब कुछ सीखने के बाद जिंदगी जीने के 200 तरीके की कला उसे बकवास समझ आने लगी थी। प्याली दिल लगाकर वो बुद्ध कलाएं सीखने लगी। उसका सपना था कि एक दिन वो सबसे बड़ी जादुई टेक्निक सीखेगी। इसके बाद वो लालटू को दोबारा ढूंढकर उसे हराएगी। हालांकि बुद्ध टेक्निक सीखने के लिए प्याली पूरी तरह से तैयार नहीं थी और उसकी सीखने की रफ्तार बहुत धीमी थी। इतने सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो बस पहले लेवल तक ही सीमित थी। उसकी बस मन, आंख और नाक की इंद्री खुली थी। इन सब ने प्याली का दिमाग खराब कर दिया था। लेकिन एक दिन बूढ़े सन्यासी ने उसे रिहा कर दिया।
इसके बाद प्याली यहां से वहां घूमने लगी और अपनी ताकत बढ़ाने का तरीका ढूंढने लगी। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था कि वो एक दिन सबसे बड़ी जादुई टेक्निक हासिल कर लेगी। जहां विस्फोट हुआ है वहां से बहुत ही ताकतवर चीज महसूस हो रही है, प्याली ने मन ही मन बड़बड़ाया। प्याली को राज के बारे में और राज को प्याली के बारे में कोई खबर नहीं थी। राज उस पत्थर को लेकर बैठा था और प्याली उस पत्थर की ताकत महसूस करते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बनने वाले थे या नहीं, ये अभी रहस्य ही बना हुआ था, लेकिन प्याली की इतने सालों की खोज उससे कुछ भी करवा सकती थी। सबसे बड़ी जादुई टेक्निक हासिल करने के लिए प्याली का ताकतवर होना जरूरी था और शायद ये पत्थर उसे ताकतवर बना सकता था। ऐसे में प्याली राज से वो पत्थर छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। क्या राज और प्याली के बीच लड़ाई एक नए मोड़ पर पहुंचेगी? क्या राज अपने आप को इन तमाम परेशानियों से बचा पाएगा? प्याली के अंदर एक जन्मजात काबिलियत थी। वो जादुई खजाने का पता लगाने में माहिर थी। उसकी इंद्रियां इंसानों से कहीं ज्यादा बेहतर थी, इसलिए वो दौड़कर विस्फोट वाली जगह पर गई। भले ही उसका लेवल बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन लगातार जादूगरी की प्रैक्टिस करने के कारण उसकी रफ्तार काफी अच्छी थी। बहुत ही जल्द प्याली विस्फोट वाली जगह पर पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसे नौजवान जादूगर राज दिखाई दिया, जो हाथ में एक काले रंग का पत्थर लिए था। इस वक्त राज के शरीर पर उसका कवच तिलिस्म भी थोड़ा बरकरार था। एक इंसानी जादूगर। राज को देखते ही प्याली रुक गई और एक जगह छुप गई। लालटू वाली घटना के बाद से प्याली को इंसानी जादूगरों से डर लगने लगा था। राज ने जैसे ही वो पत्थर अपने हाथ में उठाया, उसे अपने शरीर में बदलाव होते नजर आने लगे। पत्थर से उसके शरीर में एक अजीब तरह की ऊर्जा जा रही थी। ये रक्त और कुंडलिनी की ताकत या आत्मीय ताकत नहीं थी, ये कुछ ऐसा था जो जादुई दुनिया से नाता नहीं रखता। हालांकि फिर भी ये ताकत जादुई दुनिया में इस्तेमाल की जा सकती थी। इस पूरे महीने में राज को वसीम की किस्मत का काफी फायदा हो रहा था। राज की तीसरी नाक की इंद्री रक्त और कुंडलिनी की शक्ति से भर चुकी थी। अब बस उसके खुलने का इंतजार था। जैसे ही पत्थर की ऊर्जा राज के शरीर में गई, उसकी तीसरी इंद्री के दरवाजे भी खुलने लगे। हालांकि ये दरवाजे बहुत बड़े थे। हर जादूगर को अपनी इंद्रियों में रक्त और कुंडलिनी की शक्ति भरने का इंतजार करना पड़ता था और उसके बाद ही वो अचानक से अपनी इंद्री खुलने का इंतजार कर सकते थे। लेकिन काले पत्थर की अजीब सी ऊर्जा के कारण इंद्री के दरवाजे कमजोर पड़ गए थे। उनकी कठोरता धीरे धीरे कम हो रही थी। अब बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी और दरवाजे पूरी तरह से खुल सकते थे। राज इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता था। राज ने तुरंत ही रक्त और कुंडलिनी की एक गोली खा ली। इसके बाद वो पहाड़ी ढलान पर दौड़ लगाने लगा। उसने लंबी चाल, शुरुआती बुद्ध फेस्ट टेक्निक और अडिक तन टेक्निक तीनों का इस्तेमाल करके अपनी रक्त और कुंडलिनी की ताकत को सही ढंग से किया। इसके बाद उसने सारी रक्त और कुंडलिनी की ताकत अपनी तीसरी नाक की इंद्री में डाल दी। उसके मन के इंद्री में कैद भूत ने भी राज की मदद की और अंदर से सारी ऊर्जा नाक की इंद्री से भेजने लगा। शुरुआती बुद्ध फेस्ट टेक्निक के 3 राउंड के बाद नाक की इंद्री में रक्त और कुंडलिनी की शक्ति पूरी भर गई, जिसके बाद इंद्री का दरवाजा आसानी से खुलने लगा। नाक की इंद्री खुल चुकी थी, जिसके बाद राज ने गहरी सांस ली। मन की इंद्री खोलते ही जादूगरों का आधार पूरा माना जाता था और इसके बाद वो जादूगरी के रास्ते पर आगे बढ़ सकते थे। आंख की इंद्री खुलते ही उनके देखने की शक्ति बढ़ जाती थी और जैसे ही नाक की इंद्री खुलती थी तो उनके सूंघने की शक्ति बढ़ जाती थी। हालांकि आंख की इंद्री खुलने के कई फायदे थे, तो नाक की इंद्री खुलने से कुछ नुकसान भी थे। तीसरे लेवल पर पहुंचते पहुंचते जादूगर अपने सूंघने की शक्ति पर काबू खो बैठते थे। ऐसे में अगर बदबू की गोली का इस्तेमाल किया जाए तो उसकी ताकत ऐसे जादूगरों के खिलाफ 100 या 1000 गुना बढ़ जाती थी और उसके बेहोश होने के चांसेस बढ़ जाते थे। हाँ, वो बात अलग थी कि इसके कुछ फायदे भी थे। गंध सूंघ पाने के अलावा नाक की इंद्री से आत्मीय कुंडलिनी की ताकत भी हर सांस के साथ बढ़ाई जा सकती थी, जिसका कुछ हिस्सा नाक की इंद्री में और बाकी हिस्सा पूरे शरीर में जाकर उसे ताकतवर बनाता था।
सरल मायनों में नाक केंद्री खोलने के बाद सांस लेना भी जादूगरी में गिना जाने लगा था। ये एक अलग तरह की फीलिंग थी। अभी राज के पास जो दूसरी दिक्कत थी वो ये थी कि उसे नाक की इंद्री खुलने पर कोई काबिलियत नहीं मिली थी। हालांकि राज को इस बात की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि वो मुंह और कान की इंद्री खुलने पर ऐसी काबिलियत हासिल कर सकता था। अपनी आंखें खोलने के बाद राज तेज तेज सांसें लेने लगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आत्मीय कुंडलिनी इकट्ठा कर पाए। तभी अचानक, अरे ये गंध! राज हैरान हो चुका था। आत्मीय कुंडलिनी लेने के साथ साथ राज को जले हुए ट्रक की बदबू भी आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एकदम ट्रक की जगह पर मुंह लगाए बैठा हो। नाक केंद्री के जितने फायदे थे उतने ही नुकसान भी थे। राज ने गहरी सांस ली और पत्थर को हाथ में पकड़े रहा। राज को पूरा यकीन हो चुका था कि ये वही जागरण पत्थर है जिसके बारे में वसीम और बाबा बैरागी बात कर रहे थे। पत्थर के पास रहने पर ही राज को अपने अंदर ताकत का एक तूफान जाता महसूस हो रहा था और उसके दिमाग में कई सारी जानकारियां भी जा रही थी। वो शब्दों में इस जानकारी को बयान नहीं कर सकता था, लेकिन अचानक ही उसका ज्ञान बढ़ने लगा था। इस जागरण के बाद राज को समझ आने लगा था कि उसकी शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक, असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर, अडिग तन टेक्निक, लंबी चाल टेक्निक और भी बेहतरी की ओर बढ़ने लगी थी। उसे लगने लगा था कि अगर वो इन टेक्निक का लगातार इस्तेमाल करता गया तो ये और भी बेहतर हो सकती थी। कुछ खोकर ही कुछ हासिल किया जा सकता है। कभी कभी कुछ परेशानियां हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आती हैं। राज ने धीमे से बड़बड़ाया और इसके बाद वो विस्फोट वाली जगह को देखने लगा। इसने तो नई इंद्री हासिल कर ली, वो भी सिर्फ और सिर्फ उस पत्थर को पकड़कर। प्याली की आंखों में एक चमक आ गई। वो समझ गई कि अगर उसे भी ये पत्थर मिल गया तो वो अपनी ताकत बढ़ा सकती थी। अब वो इस पत्थर को हर हाल में हासिल करना चाहती थी, जिसके लिए उसने तमाम तरह की तरकीबें सोचना चालू कर दिया था। लगता है इस इंसानी जादूगर ने अपनी नाक की इंद्री खोल ली है, जबकि मैं अपनी नाक की इंद्री कई सालों पहले खोल चुकी हूँ। इसके अलावा मैं पिछले कई सालों से जादू सीख रही हूँ। मैं इससे आसानी से जीत सकती हूँ। प्याली ने मनी मन सोचा। अब उसे लगने लगा कि वो इस इंसानी जादूगर को हरा सकती थी। ठीक इसी समय राज का कवच तिलिस्म भी खत्म हो गया। ये प्याली के लिए सबसे अच्छा मौका था। प्याली धीरे धीरे दबे पांव राज की तरफ बढ़ने लगी। राज और अपने बीच की दूरी काफी हद तक खत्म करने के बाद वो खड़ी हुई और अपनी 10 उंगलियां राज की तरफ करके उसने अंगुली माल टेक्निक का इस्तेमाल किया। इस टेक्निक से उसकी उंगलियां तलवार की तरह काम करते हुए राज के शरीर के कई छेद कर सकती थी। इस हमले के बाद राज अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था, जिसके बाद प्याली आसानी से राज से वो काला पत्थर छीन सकती थी। आखिरकार तुम आ ही गई, लेकिन प्याली ने जो सोचा था सब उस हिसाब से नहीं हुआ। राज ने अपना सिर घुमाकर जोर से कहा। इसके बाद उसने शुरुआती फिस्ट नंबर 1 का इस्तेमाल करके तोप के गोले की तरह मुक्का बरसाया। असल में राज को बहुत पहले ही पता चल चुका था कि कोई उस पर नजर रखे है। नाक की इंद्री खोलने के कारण राज हर तरह की गंध सूंघ सकता था। इसके अलावा प्याली राज की तरफ बढ़ते हुए अपनी शक्ति को छुपाना भूल गई थी, इसलिए राज बहुत दूर से ही प्याली की गंध पहचान गया था। प्याली ने कभी नहीं सोचा था कि राज इतनी जल्दी रिएक्ट करेगा। इसके अलावा प्याली को लड़ाई का कोई तजुर्बा भी नहीं था। अपने जादुई सफर की शुरुआत में ही उसे लालटू का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वो 1 साल बाद कैद से आजाद हुई थी। लड़ाई के मामले में प्याली बिल्कुल नौसिखिया थी, जबकि राज को अब तक लड़ाई का काफी कुछ तजुर्बा हो गया था। राज की भयानक फिस्ट टेक्निक देखकर प्याली ने अपने दांत पीसे और अंगुली माल टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया। इस टेक्निक की खासियत इसकी रफ्तार, फ्लेक्सिबिलिटी और भेदने की शक्ति थी, जबकि राज की टेक्निक खतरनाक और दूर तक हमला करने वाली थी। इसलिए प्याली यहाँ घाटे के सौदे में उतर गई थी। उंगली और मुक्के की टेक्निक आपस में टकरा गई। राज ने अपनी सारी इंद्रियों का जोर लगा दिया था, जिसके कारण प्याली दूर उछल गई और जमीन पर गिर गई। काफी कमजोर, राज ने प्याली को देखकर कहा। काफी कमजोर, ये शब्द प्याली के दिमाग में गूंजने लगा, जिसके कारण उसे गुस्सा आ गया। अन्य जादूगर, तुम अपनी मौत को न्योता दे रहे हो।
प्याली की आंखों में एक रोशनी चमकने लगी। उसके शरीर से ताकत का एक विस्फोट होने लगा। आसपास ठंडी हवाएं चलने लगी। इस ठंड के कारण राज को कपकपी महसूस हुई। उसने टफी के भीतर से भी इस तरह की ताकत निकलते महसूस की थी। ये राक्षसों की ताकत थी। नन्हे जादूगर, क्या तुम डर गए? मैं एक राक्षसी जादूगर हूँ जिसने कई सालों तक जादू की प्रैक्टिस की है। मेरे खिलाफ खड़े होकर तुमने अपनी ही मौत को ललकारा है। प्याली ने कहा। असल में राज वाकई काफी डर गया था। प्याली के शरीर से जो ताकत निकल रही थी वो भयानक थी। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो वो पत्थर मुझे दे दो। आज मैं अच्छे मूड में हूँ। अगर तुम आत्मसमर्पण कर दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। प्याली ने दांत पीसते हुए कहा। राज ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और एक गहरी सांस ली। एक समय को उसे ऐसा लगा था कि उसके दिमाग में कोई केमिकल लोचा हो गया है। जब कलंदर के गुर्गों ने उसे मारने की कोशिश की थी तब भी राज डरा हुआ था, लेकिन वो एक्साइटेड भी था। और एक बार फिर यही फीलिंग राज के अंदर फिर से आ गई थी। अगर तुम ये पत्थर ले जाना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें लड़ना होगा, राज ने तुरंत ही कहा और अपने हाथ पर बिजली का निशान बना लिया। इसके बाद उसने तड़ित हस्त टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी हथेली पर बिजली दिखाई देने लगी। जैसे ही प्याली ने देखा कि राज तड़ित हस्त इस्तेमाल कर रहा है, वो अंदर तक कांप गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहले लेवल का एक जादूगर तड़ित हस्त का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। इस बार वो बहुत लापरवाह हो गई थी। शुरू से आखिर तक वो सिर्फ आंखों में धूल झोंक रही थी। इतने सालों तक राक्षसी ताकत के साथ उसने केवल कुछ बुद्ध टेक्निक की प्रैक्टिस ही की थी, इसलिए वो सिर्फ अपने दुश्मनों को डराने के अलावा और कुछ कर नहीं सकती थी। हालांकि राक्षसी संगठन के साथ रहते हुए उसने कुछ कलाएं सीखी थी, जिनमें से एक कला जिंदा रहने के 200 तरीके भी थे। लेकिन इसके अलावा संगठन ने उसे कुछ भी ढंग का नहीं सिखाया था। इतने सालों के बाद मुझे ये मूव एक बार फिर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, प्याली ने राज के तड़ित हस्त को देखकर कहा। अगले ही पल उसने इंसानी दुश्मन के आगे हार मानने के 500 तरीके को चुनने का मन बनाया। क्या प्याली इतनी आसानी से हार मान लेगी? क्या प्याली की इस टेक्निक में कोई धोखा छुपा हुआ है?